हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित इसकी असेसमेंट वर्कशीट 9 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 16 नवंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस आए हैं और 10 के 10 क्वेश्चन ही हमारे अभिकथन और कारण वाले हैं। एक बार जल्दी से वर्कशीट देख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट। देखिए सारे ही क्वेश्चन एमसीक्यू हैं और सभी अभिकथन और कारण के हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट। अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखें तो आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। क्या हर एक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है? बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि हम हर एक पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं यहाँ पर 2, तो क्या आप इसको यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते हो 2/1? तो ये p/q के रूप में ही तो लिखा गया। अब आप उसे 2/1 लिखो तो भी उसका मतलब 2 है और 2 लिखो तो भी उसका मतलब 2 है। तो इसका मतलब आप किसी भी पूर्णांक को ऐसे लिख सकते हो उसके नीचे 1 लगा के हर में, फिर चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, है ना। तो इसका मतलब इसका अभिकथन तो सही है। अगर बात करें कारण की, तो प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हाँ, अभी तो हमने ऊपर यही किया अभिकथन में कि हम किसी भी पूर्णांक को इसके p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बस नीचे आपको क्या करना है, हर में 1 लगाना है। तो उन्होंने यहाँ पर m बोल दिया, मैंने आपको उदाहरण में 2 दिया है कि 2 है उदाहरण मान लो, उन्होंने उसकी जगह m लिख दिया तो उसको हम m/1 लिख सकते हैं ना। तो इसका अभिकथन और कारण दोनों ही सही है और जो ये कारण है ये अभिकथन की ही व्याख्या दे रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर ए आ जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, निर्देशांक तल में बिंदु -3 और 5 और 5 और -3 अलग अलग स्थिति में है। अगर आप निर्देशांक तल में देखो यहाँ पर, तो क्या ये दोनों अलग अलग स्थिति में है? बिल्कुल। अगर आप ये देखो तो ये दूसरे चतुर्थांश में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का मान जो है वो माइनस का और y का प्लस का है। और अगर आप इसे देखो तो ये चौथे चतुर्थांश में है। क्यों? क्योंकि यहाँ x का मान प्लस का और y का मान माइनस का है। तो ये तो अलग अलग स्थिति में ही तो है, तो इसका मतलब इसका अभिकथन ठीक है। कारण में आपसे क्या कह रहा है, यदि x जो है वो y के बराबर ना हो तो फिर xy जो है वो yx के बराबर नहीं होगा। बिल्कुल सही है, आप यही देख लीजिए, x का मान आपका -3 था और y का मान आपका 5 था। ठीक है ना। तो अब आपने क्या किया, जब ये लिखा xy और ये लिखा आपने yx, तो अलग अलग है ना ये दोनों। तो यहाँ भी तो वही कह रहा है दोनों बराबर नहीं है, तो इसका कारण भी ठीक है। और जो इसका कारण है ना वो इस अभिकथन की ही व्याख्या दे रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप पे, ऐसी ऐसी अनंत संख्या में रेखाएं हैं जो 2 और 14 से होकर गुजरती हैं। देखो आपसे कह रहे हैं कि ऐसी क्या अनेक रेखाएं हैं जो 2 और 14 से होकर गुजरती हैं। बिल्कुल, 2 और 14 तो बहुत सारी रेखाओं का हल हो सकता है ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि अगर मैं लिखूं x + y = 16 ये सिर्फ इसी का ही हल होगा, किसी और का नहीं होगा। नहीं, ऐसी तो बहुत सारी रेखाएं हैं जिसका ये हल होगा। तो बिल्कुल सही कहा अभिकथन में। तो अब कारण देखते हैं। कह रहे दो चरों वाली रैखिक समीकरण में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जो दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है क्या उनके अनेक हल होते हैं? बिल्कुल उनके अनेक हल होते हैं। एक समीकरण के तो बहुत सारे हल हो सकते हैं ना। मैंने कोई हल निकाला, आपने कोई हल निकाला, बस उस जो समीकरण है उसको संतुष्ट करने चाहिए वो हल होते हैं ना अनेक हल। तो कारण भी ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना तो अभिकथन में आपसे रेखाओं की बात कर रहा है और कारण में आपसे हल की बात कर रहा है दोनों सही, लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं दे रहा है ठीक से, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है रैखिक समीकरण, आपको एक रैखिक समीकरण दे रखा है का आलेख बिंदु 3 और 1 से होके गुजरता है। तो अगर आपसे पूछ रहा है क्या ये इसका हल है, इनडायरेक्टली आपसे ये कह रहे हैं क्या इससे होके गुजरेगा, तो देख लेते हैं। x की जगह पर 3 और y की जगह पर 1 रख के, तो संतुष्ट कर रहा है 1 = 1, बिल्कुल कर रहा है। तो बिल्कुल सही है। हाँ, ये 3 और 1 से होकर ही गुजरेगा, इसका आलेख सही है। कारण देखते हैं। कारण में क्या कह रहा है, आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु का हल नहीं है। कह रहा है इस पर जो आप इसका आलेख बनाओगे, ठीक है, ये आपने इसका आलेख बनाया, इसमें जितनी भी बिंदु होंगी वो इनके हल नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल होंगे, लेकिन यहाँ नहीं गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ कारण गलत है। इस आलेख पे जितनी भी बिंदु है ना वो इस रैखिक समीकरण का हल होंगी, तो इसका कारण गलत है। और जब कारण गलत हो तो आंसर क्या हो जाता है, सी। अभिकथन सही है और कारण क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं। क्या एक त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं? मान लो मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया,
अधिक कोण होते कौन से, जो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं और 180 से कम होते हैं, वही होते हैं ना। तो मान लो मैंने यहाँ पर 91 ले लिया और यहाँ भी 91 ले लिया। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो यहाँ पर कितना 182 आ जाएगा। लेकिन आपको तो पता है ना कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है, यहाँ तो दो ही कोण 180 से ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसका तो अभिकथन ही गलत है। और जिसका अभिकथन गलत होता है उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब कह रहे हैं कोण के युग्म जैसे 120 और 60 का योग संपूरक होता है। तो आपको यहाँ दो कोण दे रखे हैं, कह रहा है अगर आप इसका योग करोगे तो क्या ये संपूरक कोण बन जाएंगे। तो संपूरक कोण होते कौन से हैं, ये तो वो कोण होते हैं ना जिन दो कोणों का योग 180 होता है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो 180 आ रहा है मेरा, बिल्कुल आ रहा है 180। तो इसका मतलब ये मेरे संपूरक कोण है ना, तो ये तो सही है। कारण देखते हैं, दो कोण जिनके मापों का योग 180 है संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या जिन दो कोणों का मापों का योग 180 होता है वो संपूरक कोण होते हैं? बिल्कुल। अभी तो हम अभिकथन में यही तो करके आए हैं कि इन दो कोणों का योग 180 है इसलिए ये संपूरक है। तो कारण भी सही है और वो इसकी व्याख्या भी दे रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। कह रहे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में यदि AB जो है वो PQ के बराबर है, AC जो है वो PR के बराबर है और ये दोनों कोण बराबर है, तो त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। अगर हम यहाँ पर दो त्रिभुज एक बार बना लें जल्दी से, ठीक है, और उनको नाम दे दें जो इन्होंने दिया है, एक को ABC दे देते हैं और एक को हम अपना PQR दे देते हैं, ठीक है ना। तो वो आपसे कह रहा था जो AB है वो PQ के बराबर है, जो AC है वो PR के बराबर है और जो कोण BAC है वो कोण QPR के बराबर है। तो ये दोनों कोण क्या सर्वांगसम है? बिल्कुल है। क्यों त्रिभुज सर्वांगसम क्यों है ये दोनों? क्योंकि सर्वांग समता के लिए हमारे को तीन चीजें चाहिए होती हैं और तीनों ही चीजें यहाँ पर हमें मिल गई हैं, तो अभिकथन तो इसका सही है। बात करते हैं कारण की। दोनों त्रिभुज एस 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 सर्वांग समता से सर्वांगसम है? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक कोण दे रखा है और दो भुजाएं दे रखी है, तो एस 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 तो है ही नहीं, एस एस में तो तीनों भुजा होनी चाहिए ना, पर यहाँ तो एक कोण दे रखा है, तो कारण इसका गलत है, अभिकथन सही है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। कह रहे त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेमी है और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा, 72। इसका आधार 8 सेमी होगा। देखो एक त्रिभुज की आपको ऊंचाई और उसका क्षेत्रफल दे रखा है, आपसे कह रहा है क्या उसका आधार 8 होगा। तो अगर आपको सूत्र याद हो तो क्या होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, हाफ इंटू में जो आधार होता है, चलो वो नहीं पता उसको फिलहाल छोड़ देते हैं, ऊंचाई हमारे को 18 पता है। इस 2 से इस 18 को काटा 9। अब आधार निकालने के लिए इस 9 को मैं दूसरी साइड ले आई तो डिवाइड का हो गया, इज इक्वल टू में आधार ऐसी है, ठीक है। इसको इससे काटा तो 8 आ गया, 8 9 जाए तो 72 होता है। हाँ, आधार मेरा भी 8 आ रहा है, इनका भी 8 आ रहा है, इसका मतलब अभिकथन तो सही है हमारा। कारण देख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लिखा है, हाँ इसी सूत्र से तो अभी हमने आधार निकाला ना आधार, तो कारण ठीक है और वो इसकी व्याख्या भी दे रहा है पूरी पूरी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, आपको एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है और कह रहा है इसका परिमाप इतना है, तो सबसे बड़ी भुजा 250 होगी, ये बताओ। तो देखो जब भी हमारे को अनुपात दे रखा होता है हम क्या करते हैं, पहले x मान के भुजाएं निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं 25x प्लस 14x प्लस 12x, तो परिमाप होता क्या है, त्रिभुज के तीनों जो भुजाएं होती हैं उनका योग होता है, ठीक है। इज इक्वल टू में फिर 5 1 10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब इन तीनों को प्लस किया तो 51x आ गया और यहाँ पर 5 1 10, x का मान आ गया मेरे पास 10। अब देखो सबसे बड़ी भुजा तो यही वाली होगी क्योंकि इसका ही अनुपात सबसे बड़ा है, तो वो थी 25x। तो x की जगह पर अब मैं यहाँ पर 10 लिख सकती हूँ ना, तो कितना आ जाएगा 250। तो सबसे बड़ी भुजा मेरी 250 आ रही है, बिल्कुल सही। अभिकथन तो हमारा बिल्कुल सही है। कारण देख लेते हैं, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी के, जहाँ a b c त्रिभुज की भुजाएं हैं। हाँ बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि हमने इसी सूत्र से तो x का मान निकाला, त्रिभुज का परिमाप हमने यही तो लिया, तीनों भुजाओं का योग, और कारण में भी यही लिखा है। तो अभिकथन और कारण दोनों ही सही है यहाँ पर, और जो कारण है वो अभिकथन की ही व्याख्या दे रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर ए है। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। कह रहे हैं 6 के प्रथम 6 गुणजों का परिसर 9 है। अभिकथन में क्या कह रहे हैं, जो 6 है ना उसके जो 6 गुणज है, मतलब जो 6 की टेबल है 6 तक लिखनी है, अगर आप उनका परिसर निकालो तो 9 आएगा। देखो परिसर होता क्या था, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटाना। तो पहले हम क्या करते हैं, उसके 6 गुणज लिख लेते हैं।
तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। अब अगर हम परिसर देखें तो सबसे बड़ा है 36, सबसे छोटा है 6, तो परिसर मेरा आ रहा है 30। लेकिन यहाँ पर तो 9 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ मेरा अभिकथन गलत है। और जब अभिकथन गलत होता है तो आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। क्लियर? तो ये थी आपके पास आज की आसान वर्कशीट थी, आसान आसान क्वेश्चंस थे। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वर्कशीट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।